देखिए मुस्लिम लीग का विक्टिम कार्ड आप देखिए। एक कमेटी बनी थी 1932 या 33 में, जिसमें एक लिस्ट बनी थी कि मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। उन अत्याचारों की सूची में एक था कि वंदे मातरम गाया जाता है। ये उनका विक्टिमहुड था। आपने उस समय किया, उस समय मुस्लिम लीग का दबाव था, चलिए एक बार को मान लेते हैं कि आप नहीं चाहते थे कि देश टूटे, मुस्लिम लीग साथ रहे, तो इसलिए आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आज कौन सी मुस्लिम लीग है? आज क्या दबाव है? अब फिर तो आप सब मानिए, अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन के हिसाब से आपको चलना है तो 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में आपने कहा कि मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट देने पर हम सहमत हैं, तो वो भी कर दीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से के रेजोल्यूशन से ही देश के विभाजन का फैसला हुआ। तो आप कहां ले जाना चाहते हैं देश को, और किस सीमा तक जाना चाहते हैं? तो इस सब से लगता है कि बीजेपी को जो 2024 में सदमा लगा था सीटें घट जाने का, उससे उबरने का इससे अच्छा मौका कांग्रेस दे नहीं सकती थी। ये इतनी बड़ी लाइफलाइन है, बहुत बड़ी है भाई। बीजेपी का अपना कोर इशू है। कल्चरल नेशनलिज्म बीजेपी का जनसंघ के समय से है, कोई आज से नहीं है। और पार्टी को छोड़ दे तो आरएसएस के समय से। बीजेपी को फायदा तब है ना कि उसके कोर वोटर के अलावा भी अगर किसी को कांग्रेस के स्टैंड पर एतराज हो, ये दिमाग में लोगों के आएगा ना भाई कि आप वंदे मातरम का विरोध क्यों कर रहे हैं, जो विरोध मुस्लिम लीग कर रही थी। उस वक्त तो जिन्ना का ब्लैकमेल था। मतलब एग्जैक्ट वही आपका स्टैंड है जो मुस्लिम लीग का था। तो ये कांग्रेस का स्टैंड क्यों होना चाहिए, और वो भी आज की तारीख में? उस समय का फिर भी आप जस्टिफिकेशन एक बार दे सकते हैं, आज तो कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप रेजोल्यूशन पास करके क्या कह रहे हैं कि हम देश के कानून को नहीं मानेंगे, हम देश की संसद ने जो प्रस्ताव पास किया है उसको नहीं मानते। आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, किसी भी भारतीय नागरिक के पास नहीं है कि देश का जो कानून है उसको नहीं मानने का ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन सिर्फ दो है कि आप पूरा गाएंगे जब गाएंगे, जो गैर सरकारी कार्यक्रम है उनमें यह ऑप्शन है कि आप चाहें तो न गाएं। न गाने का ऑप्शन है, अधूरा गाने का लेकिन अधूरा गाने का नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो एक तरह से कन्फ्रंटेशन इनवाइट कर रही है कि हम ये करेंगे, हमारे ऊपर मुकदमा कीजिए। तो ये जो है इशू बनेगा। तो इस इशू के बनने से तो बीजेपी का ही फायदा है। अब कौन सा हिंदू है जो बीजेपी का समर्थक नहीं है, केवल उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, जो कहे कि वंदे मातरम जो है नहीं गाना चाहिए, जो कहे कि जिन्ना ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, जो कहे कि मुस्लिम लीग की जो मांग थी बिल्कुल ठीक थी। सर वो वर्ग है ना जिसको ये लगता है कि हिंदू वर्ग, जिसको लगता है कि या लगेगा कि बीजेपी ये मुद्दा जो है हिंदू मुसलमान या पोलराइजेशन करने के लिए लाई है, और कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम वो सब ठीक है जब तक इस पर कानून नहीं बना था। हाँ, जब तक कानून नहीं बना था तब तक आप ये कह सकते थे कि भाई आप दो ही गाइए, दो ही गा रहे हैं, लंबे समय से दो गा रहे हैं, तो ऐसी क्या जरूरत है? आप पोलराइज करना चाहते हैं, आप डिवाइड करना चाहते हैं, ये सब आरोप आप लगा सकते थे। तो पहले तो आप जब संसद में ये प्रस्ताव आया तो खड़े होकर बोलते इस पर, तब तो आप बोले नहीं, तब वॉकआउट करके। तो जब बोलने का समय था, ये मुद्दा अपना मुद्दा जो है स्थापित करने का समय था, तब आप भाग गए। तब उनको दोनों तरफ का, इस तरफ का ज्यादा डर। वही तो तय, ऐसा दो नावों की सवारी होती नहीं है। दो नावों की सवारी करेंगे तो आप बीच में गिरेंगे ही गिरेंगे। आपके हिसाब से ये सेल्फ गोल है कांग्रेस का? बहुत बड़ा सेल्फ गोल है, और बीजेपी को इससे बड़ी नैरेटिव अपना सेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। शायद इसलिए अमित शाह जी आज आए भी। अब इसके क्यों किया कांग्रेस ने अलग अलग, इसके कोई बिल्कुल प्योरली वोट अरिथमेटिक से भी जोड़ के देख सकते हैं कि उनको अपना वोट बैंक को ज़्यादा अश्योरेंस देना था, माइनॉरिटी वोट बैंक को, तो उसके लिए किया। या कल जो राहुल गांधी ने सर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बोली बहुत सारी बातें, उससे भी कोई इशारा मिलता है इसका? जैसे राहुल गांधी ने वैसे तो बहुत कहा, प्रधानमंत्री के लिए कहा पीएम इज स्कैर्ड, उन्होंने कहा दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू गो, ये सरकार जा रही है, दिस गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, मोदी इज फिनिश्ड, मोदी एंड अमित शाह आर स्कैर्ड, देयर टाइम इज ओवर।
और वहां उसके बाद उन्होंने ये कहा, कांग्रेस के लोगों से ये कहा, खुलकर बिना संकोच के, बिना हिचकिचाहट के अपनी आइडियोलॉजी की बात कीजिए। तो वो शायद आइडियोलॉजी यही है कि भाई ठीक है, हमें आपके नैरेटिव में हम नहीं फंसने वाले, इसको वो सेक्युलर नैरेटिव बोलते हैं, जिसको सबको साथ लेकर चलने की बात वो करते हैं, वो उनका फॉर्मुलेशन है। तो वो कह रहे हैं खुलकर रहो, इस पर आपको अपोलोजेटिक नहीं होना है, डिफेंसिव नहीं होना है कहीं भी, या उसके लिए किया है। देखिए सौरभ जी, आपको नहीं लगता कि इतने पिछले कुछ वर्षे से, जब से राहुल गांधी एग्रेसिव हुए हैं, किस मुद्दे पर कहीं सरकार के किसी भी देश के हित में, आप चाइना के मुद्दे पर कहिए, पाकिस्तान सिंदूर के मामले में कहिए, लगातार जो है उनको यदि इस पर करना है तो इसलिए नहीं, और दूसरा एक्सपोज हो गए उस समय जिस तरह से सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने शुरुआत करके जैसा किया, उस दृश्य को जस्टिफाई करने के लिए वर्किंग कमेटी से प्रपोजल करा लिया। उसको जस्टिफाई करने के लिए किया है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने कहा मेरी किसी बात इस बारे में नहीं हुई, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ कि देखिए वो विरोध करते थे, वो करते अपनी सभा में, मान लीजिए आप जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा कि आप अपनी मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग मान लो बाहर कहीं एक मीटिंग कर रहे हैं, उसमें आप जितना गाएंगे नहीं गाएंगे, जनगण मन नहीं करेंगे, आप उसको भी आप कह सकते हैं हम आए, हमने एक मीटिंग किया। लेकिन सार्वजनिक स्थान पर जो संसद में पास हो चुका है, इसको करने के लिए तो चूंकि आप असल में एम्ब्रेसिंग सारा ये होगा कि 3 ही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने गड़बड़ कर दिया। दूसरा, आप ये मानिए, मैं आज भी आप कहूँगा कहीं सर्वे करा लीजिए अपने पास, तो कई सर्वे के लोग हैं, कई मुस्लिम लोग भी इस चीज़ को, ये हमारा इशू नहीं है ना, मुस्लिम में भी भारत, मतलब मैं तो आज भी विश्वास करता हूँ कि खाली हिंदू ही कुछ नहीं, उन लोगों में भी जो समझदार हैं, कोई IAS है, कोई प्रोफेशनल है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, यार क्या बकवास कर रहे हो तुम, काहे के लिए इस पर झगड़ा कर रहे हो, उनके लिए ये मुद्दा नहीं है।